अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है राबिया उस्मान and I'm the CEO, the founder of the Lister.pk. The Lister.pk is a mental health helpline which provides therapy services 24/7 and 365 days a year. आज हमारे साथ बहुत सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं मोहम्मद असलम साहब और ही हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 15+ years और इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। आई थिंक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर मैं लेती हूँ और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। I'm Muhammad Aslam, clinical psychologist and a CBT therapist, working at a recovery addiction psychiatric rehab and psychotherapy center in Lahore. I have more than 15 years of experience in mental health profession. I had worked with very senior professors in Lahore, where I learned a lot of things under their supervision. I have more than 8 publications. I have trained more than 3,000 students in Pakistan. I have conducted more than 40 workshops on CBT, cognitive behavior therapy, all over the Pakistan. अच्छा सर, माशाल्लाह आपका बहुत मेरे ख्याल से अगर हम शुरू करें तो इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स आपको इंट्रोडक्शन के लिए। सर एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बल्कि आते आते मुझे दिमाग में आया कि हमारे पास कितनी फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे मेल्स बहुत थोड़ी हैं। सो व्हाट मेड यू मोटिवेटेड कि यू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल इस फील्ड में आप देखें कि फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मेल की जो तादाद इसमें बहुत कम है। अगर 40 है तो उसमें 5-6 मेल हैं, बाकी फ़ीमेल्स हैं। एक तो शायद इसमें रीज़न ये भी है कि साइकोलॉजी में मेल्स कम इस वजह से आते हैं कि उनको आफ्टर स्टडी जॉब की बहुत ज़रूरत होती, जल्दी अर्निंग की, तो इस वजह से भी शायद पाकिस्तान में मेरे ख्याल मेल जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते साइकोलॉजी में आना। और जहाँ तक रहेगी मेरी बात, मुझे मेरे एक कज़न हैं इंग्लैंड में एज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट वो वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने मैंने जब ग्रेजुएशन की तो मुझे उन्होंने मशवरा दिया कि आप साइकोलॉजी में जो है MSc करें, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मुझे इसका ना एक पैशन बन गया कि मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है। मैंने फिर उसके बाद इसका एडिशनल पेपर दिया, फिर उसके बाद MSc की, और फिर उसके बाद एक ऑक्सफोर्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सेंटर UK से एक सर्टिफिकेट किया साल का। उसके बाद फिर ADCP किया, उसके बाद फिर मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फ्राम ऑक्सफोर्ड कॉलेज UK। उसके बाद मास्टर्स ऑफ साइंस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी MS किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। तो ये इसमें मेरा काफ़ी पैशन बन गया। मुझे बहुत मोटिवेशन मिली जब मेरे कज़न ने गाइड किया और मैंने देखा कि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा प्रोफेशन। अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, और उसके बाद मैंने काफ़ी शौक़ से ट्रेनिंग की फाउंटेन हाउस लाहौर में। वहाँ मैंने काफ़ी अच्छा सीखा टीचरों से, वहाँ के पेशेंट्स से स्पेशली जो है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन एक मेरे ख्याल इसमें कमी है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है, वरना मेरे ख्याल पाकिस्तान में साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा अहमियत हो। बिल्कुल। अच्छा सर कि माशाल्लाह आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो व्हाट डू यू थिंक इस वक्त लीडिंग कॉज क्या है मेंटल हेल्थ इश्यूज़? लीडिंग काज जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की है आजकल, सबसे जो बड़ा एक इशू है वो आई थिंक सो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, और उसमें जो घरों में हमारे लड़ाई झगड़ा है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से लोग अपसेट होते हैं। सो सर दिस इज़ कल्चरल थिंग। यस। और सेकंड जो है इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे ख्याल है वजह बन रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी रीज़न्स हैं, जैसे अच्छा सर आपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात की है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह ये फाइनेंशियल इश्यूज़ पहले भी थे या ये कोविड की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं? आप देखें ग्लोबली मेरे ख्याल है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लोगों की इनकम उस दर्जे की नहीं है, ठीक है, उनके खर्चे मीट नहीं हो रहे, पैसे कम हैं, और आप देखते हैं कि आए दिन लोग बच्चों को मार के खुदकुशी कर लेते हैं, क्या उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जब आपने लाइक 15+ इयर्स काफ़ी इट्स अ बिग एक्सपीरियंस, तो जब आपने शुरू किया उस वक्त से लेके अब तक आपको क्या डिफरेंस लगा है इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में कि देयर इज़ अ मेंटल हेल्थ इश्यूज और उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है? मैंने जो देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, पहले जब 2007 की बात है, जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की, तो तब पेशेंट्स जो है मेरे ख्याल फाउंटेन हाउस में हार्डली कोई 100+ होंगे, और विद द टाइम देखा कि वो 300 से भी ज़्यादा एक्सीड कर गए। लोगों को बेड्स नहीं मिलते थे अपने पेशेंट्स दाखिल कराने के लिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विद द ग्रोइंग टाइम के लोग बढ़ गई है और पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ गई है। पहले लोगों का ये जहन था कि जो बंदा ज़हनी तौर पर परेशान है, बीमार है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक स्टिग्मा टैबू भी था ना कि ये तो हाँ है जी, पागल हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अब तहकीक से पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी अच्छी दवाएं हैं जिनसे आप आराम से बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं। इनका बहुत बेहतरीन इलाज है। दो चीज़ें इसमें बहुत प्रोमिनेंट, एक साइकेट्रिक मेडिकेशन और सेकंड जो थेरेपी इसमें CBT, जो वन ऑफ द पॉपुलर थेरेपी इन द वर्ल्ड, जो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है उनके प्रॉब्लम्स को हल करने में। तो लोग जो है अगर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट सीख करते हैं तो आई होप सो दे बिकम फाइन विद इन फ्यू मंथ्स। तो सर आपके ख्याल से हमें अवेयरनेस के लिए और क्या क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के लिए सबसे पहले, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है listener.pk, आई थिंक सो इस पाकिस्तान में बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे 24 घंटे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। मेरा ख्याल है कि मैंने आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान में, इवन दो जो गवर्नमेंट के अदारे भी हैं, कहीं पे इस तरह की सहूलत है। आलमोस्ट एक ही शिफ्ट काम करती मॉर्निंग में जिसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर वहाँ नहीं है तो आप शाम को किसी प्राइवेट क्लिनिक पर जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जब आपका दिल करे 24 घंटों में किसी से भी कांटेक्ट करके आप ये हेल्प सीख कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक एडवेंचर, आई थिंक सो। बिल्कुल। और सर जिस तरह आप बिकॉज यू आर OCD एक्सपर्ट, आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर पे पैनिक, तो आप देखें कि पैनिक के जो है यूजुअली पेशेंट्स रात के टाइम ज़्यादा आते हैं जी, और वो क्योंकि कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होता है तो दे गो इनटू द OPDs जो हॉस्पिटल्स के होते हैं, इमरजेंसी वार्ड्स में जाते हैं। तो अच्छा सर, एक और सवाल जो बड़ा ही ज़रूरी है वो ये कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या ट्रेड्स होनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट में दैट ही कैन बी गुड साइकोलॉजिस्ट? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो जैसे कई दफ़ा हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप इतने मसले कैसे सुन लेते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला इंसान को चूज़ करता है, उसे काम लेता है। दूसरी, अगर एज अ गुड थेरेपिस्ट में देखा जाए तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहले नंबर पे तो उसमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एक्टिव लिसनर होना चाहिए वो। अगर आप किसी के प्रॉब्लम, जैसे दूसरे जर्नल प्रैक्टिशनर्स हैं पाकिस्तान में, वो पेशेंट्स को टाइम बहुत कम देते हैं और मरीज़ों को ये शिकवा होता है कि इसने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसको समझ ही नहीं आई, इसने ऐसे दवाई लिख दी। तो मेरा ख्याल है यहाँ साइकेट्रिक में तो सबसे पहले गुड थेरेपिस्ट में एक्टिव लिसनर होना चाहिए। उसके बाद उसमें टॉलरेंस लेवल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए और अपने पेशेंट्स के साथ बहुत वो फ्रेंडली तरीके से रह के जो है लोगों की हेल्प करें। सही। अच्छा सर, आई जस्ट मेंशन कि जिस आप माशाल्लाह से OCD एक्सपर्ट हैं, पैनिक एक्सपर्ट हैं, सो आई नो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट जो एक मतलब पेशेंट्स के साथ इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो एक सजेशन जो आप फिर फौरी देना चाहें पेशेंट्स को? जी। सबसे पहले जो पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग बेहतर नहीं हो पाते। उसमें ये है कि लोग अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, गाइड करता है, वो उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं उसको करते। तो सबसे बड़ी एक नाकामी की वजह ये भी है। और OCD स्पेशली बहुत बड़ा एक आई थिंक सो छोटी बीमारी लेकिन बहुत बड़ी बीमारी समझी जाती है। क्यों? ये मेडिकेशन से आपकी कुछ 50% जो है स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, थाट्स सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऑब्सेशंस वगैरह कवर नहीं होते।
तो थेरेपी जो स्पेशली सीबीटी या एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी है, जो कि सीबीटी का ही हिस्सा है, इट्स वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। और जो लोग इसको सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं, वो अपनी जो बीमारी को शिकस्त दे लेते हैं, द विन, और तो वो सर, नॉर्मल हो जाते हैं। एक सेंटेंस में मैं आपको रिफ्रेश करूँगी कि फॉलो योर थेरेपिस्ट विद पेशेंस, जितने ओसीडी के पेशेंट। जी। ओके सर, अब जिस तरह हम पाकिस्तानी कल्चर में रहते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी मेंटल हेल्थ की बहुत मुश्किल से आना शुरू हो गई है, लेकिन काफ़ी मुश्किल से आई है, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो सर, आप क्या फ्लॉज देख रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर में कि एक्सेप्टेबिलिटी अभी और आने की ज़रूरत है, और क्यों नहीं आ पा रही? सबसे पहले तो इसमें एक जो बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लेवल पे जाके जो होना चाहिए था काम इसमें अवेयरनेस का, ठीक है, वो नहीं है। बहुत बड़ा गैप है ये। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं या तहसील लेवल पे चले जाएं, तो वहाँ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही अवेलेबल नहीं है। तो लोगों को बहुत दूर दराज इलाकों से सफ़र करके जैसे बड़े शहरों में आना पड़ता है, तो वहाँ लोगों की वो कैपेसिटी है या नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिसकी वजह से लोग अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करते या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं पहुँचते। और दूसरी एक और बड़ी वजह, क्योंकि जब ऐसे मरीज़ों को मसला बनता है तो ये जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं, वहाँ बहुत टीमों के पास भी जाते हैं, इवन दो पैनिक डिसऑर्डर के पास भी जाते हैं। हाँ जी, शायद हमें कुछ ऐसा सही बात कर रहे हैं। पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट सबसे ज़्यादा जो हकीमों के पास, जो दिल वाले डॉक्टर के पास, मैदे वाले डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, इमरजेंसी विज़िट करते रहते हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि ये गाइड करने की ज़रूरत है प्राइमरी लेवल पे, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वहाँ पे इनको चाहिए कि गाइड किया जाए कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ पे हो सकता है। जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करें साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, ताकि उनको अच्छी सहूलत मिल सके और वो अपनी ट्रीटमेंट ले लें और उनकी बीमारी बढ़े नहीं। सही। सर, एक एडवाइस देना चाहेंगे आप द listener.pk के फॉलोअर्स को? इसमें मेरी सबसे अच्छी सजेशन जो एक्सपीरियंस के मुताबिक ये है कि जितना अच्छा आपने ये फ़ोरम शुरू किया है, तो आपको चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स को जिस तरह एक्सेस दे रहे हैं, तो आप अपने जो है एक तो पब्लिकेशंस वगैरह करें, आप अपने जो थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, लोगों को क्वालिटी वर्क और मिल सके। उसके अलावा जो है इन लोगों के लिए आप मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस पे काम और ज़्यादा करें। आपका काफ़ी काम अच्छा है, लेकिन मज़ीद इसमें इसको स्प्रेड किया जाए। आप स्कूल, कॉलेजेस, स्कूल में भी जाएंगे, और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इंशाल्लाह ताला जी द listener.pk के साथ हूँ जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। और मेरा ख्याल है स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव भी हो सकता है। यहाँ से ही बीमारियाँ आगे से ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि ये यंग एज होती है। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा स्कूलों में आप लेक्चर करें, यूनिवर्सिटीज़ में करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि जब कोई प्रॉब्लम बनता है, बजाय कि हम इस हकीमों के पास घूमते रहें या कोई ऐसी जगह पे जाएं जहाँ उनका इलाज ना हो और उनकी बीमारी बढ़े नहीं, और उनके ऐसे यकीन ना बने ताकि वो अपना इलाज सही सिमत में करवा ना सकें। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस जो है स्कूल लेवल्स पे बहुत काफ़ी होनी चाहिए। सर, एक एडवाइस जनरल पॉपुलेशन को देना चाहेंगे? जनरल पॉपुलेशन के लिए ये एडवाइस है मेरी कि आप जब किसी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई घर का फ़र्द है या कोई अज़ीज़ है, बजाय कि आप दम दरूद तवीज़ इधर उधर घूमते रहें, सबसे पहले आप डॉक्टर से रब्ता करें। और मेरे पास आते हैं मरीज़, मैंने कभी किसी को दम दरूद से मना नहीं किया। मैं कहता हूँ आप अपना इलाज भी करवा लें, साथ आप ये भी इलाज करवा लें, हमें शफा से गर्ज है। तो दोनों में से, लेकिन मरीज़ का टाइम उसकी भी ज़ाया ना हो, उसकी बीमारी लंबी ना हो। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और स्पेशल टाइम निकला द listener.pk के लिए। आई होप कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होके पीरों मुरीदों के पास नहीं जाएंगे, दे शुड गो टू डॉक्टर्स। और अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज़ प्रायोरिटी पे रखें, बिकॉज जिस तरह आपकी जिस्म का कोई हिस्सा बीमार हो जाता है उसके लिए आप दवाई लेते हैं, इसी तरह
मेंटल हेल्थ को भी उसी तरह ज़रूरत है कि और थेरेपीज़ जो हैं वो उनकी दवाइयाँ। और मैं आखिर पे एक थोड़ी सी बात करूँगा कि लोगों को थेरेपी का लगता है कि लोग बातों से ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपको पता, ये एक मेरा मैसेज है जनरल पॉपुलेशन के लिए कि जहाँ दवाई का असर ख़त्म हो जाता है वहाँ थेरेपी का शुरू होता है। और दवाइयाँ छोड़ने में और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में, ठीक है, रिलैप्स को रोकने के लिए, बार बार रोकने के लिए बीमारी के आने को, तो ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। पूरी दुनिया में चाह रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसको समझते कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो सालों दवाइयाँ खा लेते हैं लेकिन थेरेपी को फिर भी रिकमेंड नहीं करते। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम बहुत निकालने शुक्रिया के लिए आप लोगों का। और इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।